यस, तो आज जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे वर्किंग, इको हो रहा है ना, वर्किंग कैपिटल वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट चैप्टर 20 मार्क्स का है। इसमें आपको क्वेश्चन कैसे मिलेगा, 10 मार्क्स एक प्रैक्टिकल मिलेगा, 10 मार्क्स एक थ्योरी मिलेगा। ठीक है, प्रैक्टिकल 10, थ्योरी 10। और थ्योरी 10 में हो सकता है 5 मार्क्स एक प्रैक्टिकल दे दे और एक 5 मार्क्स का एक थ्योरी दे दे, ऐसे कर सकते हैं, बट 10 मार्क्स प्रैक्टिकल प्योर मिलेगा आपको। ठीक है, तो ये दो चैप्टर लास्ट क्या किए थे, बजटिंग, वो भी 20 मार्क्स का और ये भी 20 मार्क्स, और ये करने से मेजर पार्ट हो जाएगा हम लोग का, टाइम वैल्यू करेंगे हो जाएगा। यस, तो इस चैप्टर में हम लोग सीखेंगे क्या, अच्छा वर्किंग कैपिटल तो बहुत सारे चैप्टर में पढ़े, वर्किंग कैपिटल बहुत सारे चैप्टर में पढ़े थे, अकाउंट्स में भी किए, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी आया था ना, फंड फ्लो में भी किए थे, कैश फ्लो में भी यूज कर रहे थे, वर्किंग कैपिटल का चेंजेस देख रहे थे। तो इसमें सीखेंगे वर्किंग कैपिटल हमको कितना रखना होगा, हाउ मच यू हैव टू मेंटेन वर्किंग कैपिटल फॉर माय डे टू डे एक्टिविटीज। तो लिखो द कैपिटल रिक्वायर्ड, द कैपिटल नीड टू मेंटेन, डे टू डे बिजनेस ऑपरेशन, द कैपिटल नीड टू मेंटेन डे टू डे बिजनेस ऑपरेशन, डे टू डे बिजनेस ऑपरेशन के लिए हमको कितना कैपिटल रखना है, दैट इज वर्किंग कैपिटल। अब इसको फाइंड कैसे करते हैं, फाइंड करने के लिए दो तरीका, मेथड्स फॉर कैलकुलेशन, मेथड्स फॉर कैलकुलेशन, ये कैलकुलेशन कैसे करोगे। वन, बैलेंस शीट अप्रोच, हाउ टू कैलकुलेट बैलेंस शीट अप्रोच। तो बैलेंस शीट से कैसे फाइंड करते थे, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी, है ना। तो इसमें आपका वर्किंग कैपिटल इक्वल टू सी ए माइनस सी एल। तो हम बैलेंस शीट का सारा करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज देखेंगे, माइनस कर देंगे तो क्या मिलेगा आपको, वर्किंग कैपिटल। नाउ सेकंड, ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड अप्रोच, सेकंड इज ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड अप्रोच। तो फिर होता क्या, ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड, सेकंड अप्रोच का नाम क्या लिखे, ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड अप्रोच। और ये होता क्या ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड, समझो इसको, ये पीरियड अलग अलग फर्म के लिए अलग अलग होता है। फॉर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, अगर एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो उनके लिए साइकिल पीरियड स्टार्ट कहां से करेंगे, फर्स्ट
मटेरियल्स स्टोरेज। सबसे पहले मटेरियल्स खरीदेंगे, मटेरियल्स को कहाँ रखेंगे, स्टोरेज, स्टोर में करेंगे, रखेंगे ना, तो ये स्टोर हो गया आपका। फिर स्टोर से जाएगा कहाँ, सेकंड प्रोसेस, द वर्क इन प्रोग्रेस। स्टोर से मटेरियल्स भेजेंगे कहाँ, प्रोडक्शन जहाँ हो रहे हैं ना, प्रोडक्शन तो प्रोसेस हो रहे हैं, तो ये आपका सेकंड स्टेज प्रोसेस हो रहे हैं, मतलब फैक्ट्री जहाँ प्रोडक्शन किया जाएगा। प्रोडक्शन हो गया तो फिर फिनिश्ड, तो फिनिश्ड हो गया तो नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेज में ट्रांसफर कर दो। थर्ड फिनिश स्टॉक, फिनिश स्टॉक, फिनिश स्टॉक, फिनिश गोडाउन में रख देंगे। इसके बाद क्या होगा, सेल होगा, फिनिश गुड्स को बेचेंगे ना, तो नेक्स्ट स्टेज हो गया आपका सेल्स, आपका स्टेज 4। नो सेल्स में दो तरह का है, अगर कैश सेल्स हो गया, कैश सेल्स किए तो कैश मिल गया ना, साइकिल कंप्लीट हो गया। तो हम शुरू किए थे मटेरियल्स खरीदने से, इसके बाद ही तो प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन करके फिनिश, फिनिश को बेचेंगे और बेच के कैश मिल गया तो साइकिल कंप्लीट, क्योंकि उसी कैश से फिर मटेरियल्स खरीदेंगे, फिर कंटिन्यू होते जाएगा ना। तो फ्रॉम डेट ऑफ परचेज ऑफ मटेरियल्स टू realization of cash from sale, that period equal to gross cycle period, total cycle period। ठीक है, तो टोटल साइकिल पीरियड कैसे पता चलेगा, जब से खरीदे थे मटेरियल्स उस दिन से स्टार्ट हो गया, उसके बाद कहां तक, वो सामान प्रोडक्शन करके बेचेंगे, अगर कैश सेल कर दिया तो जिस दिन कैश मिल गया साइकिल कंप्लीट हो गया। अगर क्रेडिट में सेल किए तो डेटर्स को भी तो टाइम देते, तो डेटर्स को टाइम दिए 2 महीना, 2 महीना बाद पेमेंट आएगा, तो अप टू कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स साइकिल पीरियड आएगा। और मैक्सिमम जो बड़ा बड़ा फैक्ट्री है ना, उन लोगों ने क्रेडिट में ही बेचता है, वो लोग रिटेल को नहीं बेचते, किसको बेचते हैं, डीलर को भेज देते हैं। टाटा कंज्यूमर्स है, टाटा का जितना प्रोडक्ट आता है, तो लोग क्या करते हैं, सभी एरिया में सब स्टेट में डीलर रखे है ना, और डीलर के पास प्रोडक्शन करके भेज देता है। हाँ, डीलर डिमांड करेगा तभी ना भेजेंगे, डीलर का डिमांड आता है तुरंत भेज देता है, उन लोगों को क्रेडिट मिलता है कि अच्छा ठीक है 2 मंथ्स आफ्टर पेमेंट करोगे या नेक्स्ट ऑर्डर देने के टाइम पे करोगे, तो क्रेडिट अलाउ होता है। तो मेजर सेल्स क्या होता है, क्रेडिट, तो डेटर्स आएगा इसमें, तो डेटर्स से जब कलेक्शन हो जाएगा साइकिल पीरियड कंप्लीट। तो अगर कैश सेल्स है, दो चीज, इफ इट इज ए कैश सेल्स तो मतलब रियलाइज हो गया कैश, रियलाइज कैश एंड साइकिल कंप्लीट। ठीक है, साइकिल कंप्लीट। इसी कैश से फिर क्या करेंगे, फिर वो स्टोरेज करेंगे, फिर इसको प्रोसेस में लेके जाएंगे, एंड दैट साइकिल कंटिन्यूज पीरियड आफ्टर पीरियड। ओके, नाउ अगर क्रेडिट सेल किए तो, क्रेडिट सेल किए किसको के बेचे, टू डेटर्स, डेटर्स को बेचे ना, तो फिर क्या होगा, डेटर्स से कलेक्शन आएगा। तो इस केस में देखेंगे कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, और कलेक्शन हो गया तो क्या, कैश आ गया ना, बस कैश आ गया तो साइकिल कंप्लीट हो गया। तो बोलो एक साइकिल, ये तो साइकिल नहीं सर, इस तरह लग रहा है कि एक रंबस टाइप का लग रहा है ना, बोलो जो भी बोलो, एक्चुअली इसको साइकिल फॉर्म में करते हैं। हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, इस तरह अगर ड्रॉ करेंगे तो साइकिल ही आएगा ना। एनीवे, तो दैट पीरियड दैट इज इक्वल टू, इसको क्या बोलते हैं, वर्किंग कैपिटल साइकिल। तो नीचे एक बार लाइन लिखो, समझ में आया साइकिल क्या हो रहा है। अच्छा, अगर ए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी नहीं होता, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी नहीं है, क्या करते ना, डीलर है, सिर्फ शॉप चलाते ना, बाई करते सेल करते, तो उनका साइकिल कहां से शुरू होगा, फिनिश्ड गुड्स बाई किए और उसको बेचे, बेचे क्रेडिट में बेचे तो कलेक्शन, इतना ही तो आएगा ना, ठीक है ना, इतना ही होगा। लेकिन अगर क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा ऑब्वियसली एफए में, तो मटेरियल से ही होगा, मतलब मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का ही पूछा जाएगा। तो लिखो व्हाट इज ऑपरेटिंग साइकिल, तो लिखो ऑपरेटिंग साइकिल इक्वल टू पीरियड, मतलब टाइम फ्रॉम, पीरियड फ्रॉम
डेट ऑफ परचेज ऑफ मटेरियल्स, purchase of materials to date of realization of cash, date of realization of cash from sales, ये हो गया आपका साइकिल पीरियड। ठीक है, तो ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड कब से शुरू हो रहा है? बोलो बोलो, साइकिल पीरियड कब से शुरू हुआ? जब मटेरियल्स बाय किए। और खत्म कब होगा? जब बेच के पैसा मिल जाएगा, और उसी पैसा से हम बार बार लगाते जाएंगे। तो एक बार इस साइकिल के जितना खर्चा हुआ उतना हम लगा दिए, इसके बाद तो बेच के आ जाएगा, फिर कंटिन्यू होते जाएगा ना, फिर लगाने का जरूरत नहीं। तो एक साइकिल का कितना कैश चाहिए उतना ही आपको वर्किंग कैपिटल रखना होता है। ठीक है, ओके। नाउ अब देखते हैं इस साइकिल पीरियड कैसे आएगा। ये तो पता चला स्टोरेज है, प्रोसेस है। अच्छा, आज मटेरियल्स गोडाउन में आया, उसी दिन के सारा मटेरियल्स प्रोडक्शन में भेज देंगे? नहीं, लॉट में बाय करते तो एक महीना, मान लो एक महीना लगता है एवरेज बेसिस मेरा प्रोडक्ट प्रोसेस में कंप्लीट करने के लिए। तो बोलो स्टोरेज पीरियड कितना हो गया? 1 मंथ। एवरेज बेसिस स्टोर में कितना दिन रहता है? 1 मंथ। इसके बाद फिर आते जाता है, फिर प्रोडक्शन में भेजते हैं, लेकिन 1 मंथ बेसिस एवरेज मेरा स्टोर में स्टे करता है। तो 1 मंथ, इसके बाद गया कहाँ? बोलो सेकंड स्टेज कहाँ गया? प्रोसेस में। तो प्रोसेस मतलब प्रोडक्शन हो रहे हैं, तो एक ही दिन में उसी दिन प्रोडक्शन हो जाएगा? नहीं, उसमें भी तो टाइम लगता है ना। तो इसमें प्रोसेसिंग पीरियड मान लेते हैं हाफ मंथ। हाफ मंथ में फिनिश्ड हो जाता है। अगेन हाफ मंथ फिनिश्ड हो गया, फिनिश्ड होने के बाद कहाँ भेज देंगे? फिनिश स्टॉक में आ जाएगा। फिनिश स्टॉक में उसी दिन पूरा सेल हो जाता है? नहीं, इसमें भी एवरेज बेसिस स्टॉक मेरा गोडाउन में रहेगा ना। तो एवरेज बेसिस मान लेते हैं, फिनिश गोडाउन में रहता है 1 मंथ। एवरेज बेसिस सारा स्टॉक सेल हो जाता है 1 मंथ के अंदर। तो 1 मंथ यहाँ भी स्टे किए। अब फिर हम डेटर्स क्रेडिट में बेचे थे, और क्रेडिट में डेटर्स को टाइम दिए 2 मंथ्स। 2 मंथ्स के अंदर पे करना है। हाँ, कोई 2 मंथ से थोड़ा पहले पे कर सकते हैं, कोई थोड़ा लेट कर सकता है, बट एवरेज बेसिस कितना मंथ्स लगेगा? 2 मंथ्स। तो 2 मंथ्स आफ्टर हमको पेमेंट मिलेगा। तो टोटल साइकिल पीरियड अब बोलो आप कितना है? मेटेरियल्स खरीदे थे, है ना, उसमें कितना दिन स्टे किया था? 1 मंथ। इसके बाद गया कहाँ? प्रोसेस। प्रोसेस करने में कितना लगा? आधा महीना, हाफ मंथ। तो 1.5 मंथ्स हो गया। फिर फिनिश गोडाउन में कितना दिन स्टे किया? 1 मंथ। 2.5 मंथ हो गया। डेटर्स को कितना टाइम दिए? 2 मंथ्स। तो 4.5 मंथ्स। ये हो गया ग्रॉस साइकिल पीरियड। इसको क्या बोलोगे? ग्रॉस ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। क्लियर है ना? बोलो क्लियर है या नहीं? अब आ जाते, मेटेरियल्स बाय किए थे, तो मेटेरियल्स मेरा परचेज कॉस्ट लगा था। मेटेरियल्स बाय किए थे जो स्टोर में, उसका कॉस्ट तो था ना। तो इसमें एक तो कॉस्ट लगेगा मेटेरियल्स कॉस्ट, मेटेरियल्स कॉस्ट था ना। अब बोलो प्रोसेस में क्या क्या कॉस्ट लगा? इसमें दो और कॉस्ट लगेगा, लेबर कॉस्ट एंड ओवरहेड कॉस्ट। अरे प्रोसेस में क्या प्रोडक्शन कर रहे हैं कौन? लेबर। उनको वेजेस भी तो दे रहे हैं ना, वेजेस देंगे। और ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड भी तो लगता है, तो ओवरहेड भी देंगे। ये सब पैसा तो खर्चा करना होगा हमको। अरे खर्चा करना होगा या नहीं? हम बेचेंगे तो 4 महीना बाद, अभी तो प्रोडक्शन कर रहे हैं ना। तो मटेरियल स्टोर में रखे थे, इसके बाद प्रोसेस प्रोडक्शन हो रहा है, प्रोडक्शन में लेबर भी लग रहा था और ओवरहेड भी। इसके बाद फिनिश गोडाउन में रखे तो उसके लिए भी तो खर्चा लगेगा, गोडाउन चार्जेस लगेगा। फिर आपका सेल्स डिपार्टमेंट में भेजे, है ना, सेल्स हो गया तो फिर वहां सेल्स डिपार्टमेंट, इसके बाद तो भेजोगे, सेलिंग एक्सपेंसेस भी तो लगेगा। आगे और ओवरहेड लग रहा है, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन लग रहा है ना। तो इसके बाद प्रॉफिट ऐड करके बेचेंगे तो पैसा आएगा, और आएगा तो उसी से फिर कंटिन्यू करते जाएंगे। तो आपको समझ में आया पूरा साइकिल पीरियड? यस। तो इसको क्या बोलोगे? ग्रॉस साइकिल पीरियड। तो आप लोग फाइंड करते साइकिल पीरियड कैसे करोगे? लिखो, टेबल शोइंग। अब कैलकुलेशन सीखेंगे साइकिल पीरियड। टेबल शोइंग नेट ऑपरेटिंग, टेबल शोइंग नेट ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड, टेबल शोइंग नेट ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड।
अगर डेज में करोगे तो डेज लिखोगे, मंथ्स में करोगे तो मंथ्स लिखोगे, वीक्स में करोगे तो वीक्स लिखोगे। जनरली डेज में पूछेगा, डेज फाइंड करोगे। पॉइंट 1, टेबल शोइंग नेट ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड या नेट वर्किंग कैपिटल साइकिल पीरियड। बोलो, ये साइकिल पीरियड कब से शुरू हुआ था? ये साइकिल पीरियड कब से शुरू हुआ था? मेटेरियल्स बाई करने से शुरू हुआ था ना। तो बाई नहीं किए, बाई करने के बाद कितना दिन स्टोर में रखे थे वही देखना होगा। तो लिखो फर्स्ट, रॉ मेटेरियल स्टोरेज पीरियड। रॉ मेटेरियल स्टोरेज पीरियड। ठीक है, कैलकुलेशन करोगे, क्या फाइंड करोगे? रॉ मेटेरियल स्टोरेज पीरियड इक्वल टू, फॉर्मूला लिखो, एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मेटेरियल एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मेटेरियल डिवाइड बाय रॉ मेटेरियल्स कंज्यूम्ड पर एनम। एवरेज स्टॉक ऑफ मटेरियल डिवाइड क्या करोगे? रॉ मटेरियल कंज्यूम पर एनम, ईयरली कितना कंज्यूम होता है, इनटू करोगे 365 डेज। तो इससे डेज मिल जाएगा, कितना दिन स्टोर में रहता है। ठीक है, तो क्या करना होगा? एवरेज स्टॉक ऑफ मटेरियल डिवाइड क्या करोगे? रॉ मटेरियल कंज्यूम पर एनम इनटू 365 डेज। तो इसमें आ जाएगा आपका रॉ मटेरियल कितना दिन स्टोर में रहता है। ओके, अच्छा इसमें एक चीज, अच्छा इंटू 365 क्यों किए? यहाँ देखो तो मैंने लिखे थे रॉ मटेरियल कंज्यूम पर एनम, ईयरली है ना। तो अगर ईयरली इतना कंज्यूम होता है तो डेली कितना कंज्यूम होगा? डिवाइड बाय 365, डेली कितना कंज्यूम होगा बोलो? तो इसको डिवाइड करेंगे, कितना करेंगे? 365। अब बोलो डिवीजन में तो रिवर्स मल्टीप्लाई हो जाता है, डिवीजन मतलब रिवर्स मल्टीप्लाई होता है या नहीं? तो अल्टीमेटली हम ये डिवीजन नहीं लिख के, रॉ मटेरियल कंज्यूम पर डे नहीं देख के, क्या देख रहे हैं हम? पर एनम देख लिए। तो इसमें इनटू कितना कर लेंगे? 365। तो इससे आ जाएगा कितना दिन में कंज्यूम होता है। क्लियर है? बोलो, अब अगर क्वेश्चन में दे दिया रॉ मटेरियल कंज्यूम पर डे, तो फिर इंटू 365 नहीं करना है, इंटू नहीं करोगे, पर डे दे दिया ना। समझो एक बार, मेरा गोडाउन में 30,000 का स्टॉक रहता है। कितना का स्टॉक रहता है? अब 30,000 का स्टॉक रहता है, और डेली मेरा कंज्यूम होता है कितना ना, 2000 केजी। 30,000 केजी स्टॉक रहता है, डेली कंज्यूम कितना होता है? 2000 केजी। तो बोलो तो 30,000 कितना दिन में कंज्यूम हो जाएगा? 15 डेज में कंज्यूम हो जाएगा ना। तो अगर सिर्फ पर डे दे दिया तो डिवाइड करो, कितना दिन में कंज्यूम हो जाएगा पता चल जाएगा, 15 डेज लिख लोगे ना, 15 डेज। अगर ये देता 30,000 मेरा एवरेज स्टॉक है और एनुअली कंजम्पशन होता है कितना ना, 3 लाख केजी, तो एनुअल है ना, तो इससे डिवाइड करोगे तो नहीं आएगा, तो इनटू करना होगा ना 365। तो एनुअल पर एनम दे रहे तो इनटू क्या करोगे? 365। और पर मंथ दे दिया तो इनटू क्या करोगे? अरे 1 मंथ कितना दिन होता है? 30, इनटू क्या करोगे? 30। पर वीक दे दिया तो बस उसके हिसाब से करना। ओके, समझ में आया? यस। तो एवरेज स्टॉक ऑफ मटेरियल डिवाइड बाय रॉ मटेरियल कंज्यूम पर एनम इनटू क्या करोगे? 365 डेज। तो डेज मिल जाएगा, इसमें जो डेज आया वो कितना? रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड हो जाएगा। ओके, यस। नेक्स्ट आगे बढ़ो, स्टोर के बाद क्या होगा बोलो? स्टोर के बाद जाएंगे कहां? स्टोर के बाद प्रोसेस। स्टोर हो गया ना, फिर प्रोसेस, तो प्रोसेसिंग पीरियड। सेकेंड, प्रोसेसिंग पीरियड। प्रोसेसिंग पीरियड मतलब इसको कन्वर्ट करने के लिए, फिनिश गुड्स कन्वर्ट करने के लिए प्रोसेस फैक्ट्री में तो करेंगे, तो फैक्ट्री उसको फिनिश करने के लिए कितना टाइम लेते? ठीक है, फैक्ट्री फिनिश करने के लिए कितना टाइम लेते? दैट शुड बी, लिखो इसको, एवरेज
एवरेज WIP वर्क इन प्रोग्रेस होता है ना, सेमी फिनिश गुड्स WIP, एवरेज WIP डिवाइड बाय वर्क्स कॉस्ट या WIP इन्वेंट्री कॉस्ट। क्वेश्चन में क्या दे रहे हो उसके हिसाब से, पर एनम, और इनटू करोगे 365 डेज। तो फॉर्मूला इसमें क्या करोगे, बोलो क्या लगाओगे, एवरेज WIP डिवाइड बाय वर्क्स कॉस्ट या WIP इन्वेंट्री कॉस्ट पर एनम इनटू क्या करोगे, पर एनम है तभी 365 से इनटू करोगे, राइट। तो इससे मिल जाएगा प्रोसेसिंग पीरियड कितना दिन में फिनिश्ड होता है। क्लियर है, बोलो आगे बढ़ो। फिनिश्ड हो गया तो फिर कहां भेजेंगे, फिनिश्ड गोडाउन में। तो फिनिश्ड गोडाउन में भी तो कुछ रहता है ना, इमीडिएट थोड़ी सेल होता है। तो फिनिश स्टॉक होल्डिंग पीरियड, थर्ड फिनिश स्टॉक स्टॉक होल्डिंग पीरियड। ये कुछ नहीं, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो किए थे, अरे टर्नओवर स्टॉक टर्नओवर रेशियो किए थे या नहीं, रेशियो में किए थे, क्या फॉर्मूला था, दो फॉर्मूला था, एक फ्रीक्वेंसी और एक पीरियड। तो फ्रीक्वेंसी नहीं पीरियड, हम लोग पीरियड फाइंड कर रहे हैं, क्या फॉर्मूला लिखे थे, एवरेज स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इनटू 365 डेज या 56 52 वीक्स या कर रहे थे ना, तो वही तो लगेगा इसमें। ठीक है, तो क्या फॉर्मूला लगाओगे, एवरेज फिनिश गुड्स, एवरेज फिनिश गुड्स FG डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पर एनम इनटू क्या करोगे 365 डेज। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं देखे, फिनिश गुड्स इन्वेंट्री कॉस्ट भी बोल सकते, तो ये बोलेगा तो वही लिखोगे। ठीक है, जनरली कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अप्लाई करो। तो एवरेज फिनिश गुड्स डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पर एनम इनटू 365 डेज। तो आपको मिल गया, कौन सा पीरियड मिला, मेरा स्टॉक गोडाउन में कितना दिन रहता है। अब फोर्थ, अब क्या, अब डेटर्स को बेचे तो डेटर्स को भी तो टाइम अलाउ किए थे, ऐड करोगे। फिर फोर्थ, क्रेडिट अलाउड टू डेटर्स, नेक्स्ट क्या फाइंड करोगे, क्रेडिट अलाउड टू डेटर्स। हम लोगों ने डेटर्स को कितना टाइम अलाउ किए, डेटर्स टर्नओवर, डेटर्स को टाइम अलाउ किया मतलब डेटर्स टर्नओवर। फॉर्मूला फिर बताओ, डेटर्स टर्नओवर का भी दो फॉर्मूला था, बट हम लोग क्या फॉलो करेंगे, पीरियड। क्या फॉर्मूला था, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल डिवाइड बाय क्या, क्रेडिट सेल्स, बोलो। डेटर्स कब आएगा, क्रेडिट सेल करोगे तभी ना, क्रेडिट सेल, ऑब्वियसली क्रेडिट सेल फॉर पर एनम है ना, इनटू क्या करोगे 365 डेज, इनटू करोगे 365 डेज, तो आपको मिल जाएगा। बोलो फिर क्या मिला आपको, क्या मिला, डेटर्स कलेक्शन पीरियड, डेटर से कितना दिन में कलेक्शन होता है, और डेटर से कलेक्शन आ गया तो साइकिल कंप्लीट। तो ये हो गया आपका ग्रॉस साइकिल पीरियड। इन सबको जोड़ लेना, इन सबको ऐड करोगे क्या मिलेगा, ग्रॉस ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। तो आपको क्या मिला, ग्रॉस ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड, राइट। अब इससे कुछ आपको बेनिफिट भी मिलेगा, तो लेस करेंगे, क्या लेस करेंगे, एक ही चीज लेस कर सकते हैं। जैसे हम लोग डेटर्स को टाइम दिए थे ना, डेटर्स को बेचे थे टाइम दिए थे, इसी तरह क्रेडिटर्स से खरीदे थे मटेरियल्स, वो भी तो हमको टाइम दिए होंगे, हम क्रेडिट में खरीदे थे ना, तो बिना पेमेंट करके भी तो हम चला सकते काम। तो माइनस करो बेनिफिट, क्या बेनिफिट है, क्रेडिटर्स हमको टाइम दिए, लेस करोगे क्रेडिट अलाउड बाय क्रेडिटर्स, क्रेडिट
अलाउड बाय क्रेडिटर्स ऑफ रॉ मटेरियल, क्योंकि हम लोग फैक्ट्री है तो रॉ मटेरियल से तो बाय करते हैं ना। क्रेडिट अलाउड बाय क्रेडिटर्स ऑफ रॉ मटेरियल, सप्लायर ऑफ मटेरियल, तो उन्होंने कितना क्रेडिट अलाउ किए, उतना दिन बिना पेमेंट करके भी काम चला सकते हैं, इसीलिए माइनस करोगे। तो इक्वल टू क्रेडिटर्स टर्नओवर, फॉर्मूला था ना, क्या फॉर्मूला था, एवरेज ट्रेड पेबल, एवरेज ट्रेड पेबल डिवाइड बाय क्या करोगे, क्रेडिट परचेज ऑफ क्या चीज का, मटेरियल्स, इसमें तो मटेरियल्स है ना, तो डिवाइड बाय क्रेडिट परचेज ऑफ मटेरियल्स रॉ मटेरियल आरएम लिख रहे हैं, और अगर ये नहीं दिया है तो रॉ मटेरियल कंज्यूम लिखोगे, और क्या करोगे, रॉ मटेरियल्स कंज्यूम, तो जितना रॉ मटेरियल कंज्यूम किए उसी को ही तो बाई किए ना, रॉ मटेरियल्स कंज्यूम, एनी वन इंफॉर्मेशन आपको देखना है, और इनटू करोगे 65 डेज, और ये माइनस कर देना, ये माइनस कर देना, तो आएगा नेट ऑपरेटिंग, नेट ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। ओके, तो आपसे 5 मार्क्स में इस तरह क्वेश्चन पूछा जाता है, फाइंड द नेट ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। ओके, तो ग्रॉस पहले आएगा, फिर एक ही चीज लेस करोगे, क्रेडिट कितना अलाउ अलाउ किए, कौन अलाउ किए, क्रेडिटर्स, ये लेस कर दोगे तो आ जाएगा नेट साइकिल पीरियड। बोलो क्लियर है, अरे क्लियर है या नहीं। बट एक चीज ध्यान में रखना, जहां पार एनम दे रहे तो 365 इंटू कर रहे हो, पार्ट डे देगा तो 365 हटा दो, जस्ट डिवाइड करोगे आ जाएगा, क्लियर है ना। यस, वन मोर, कहीं पे क्वेश्चन में बोल दिया कि 1 ईयर इक्वल टू 300 वर्किंग डेज, हम लोग 300 ही लेंगे, वर्किंग डेज ही मैटर करता है, ठीक है ना, कितना लेंगे, 300 डेज लेंगे। और कहीं पे बोल दिया 1 ईयर कंसिडर करो 360 डेज, तो 360 लेंगे, जितना बोलेगा, और कुछ नहीं बोल रहे तो 365 लेंगे। ओके, यस, नाउ तो फर्स्ट स्टेप क्या फाइंड किए, बोलो बोलो क्या फाइंड किए, नेट साइकिल पीरियड। नाउ अब वर्किंग कैपिटल इससे कैसे फाइंड होगा, नेक्स्ट फाइंड करोगे नंबर ऑफ साइकिल्स इन ए ईयर, तो एक साल में कितना साइकिल हो सकता है, इन ए ईयर कितना नंबर ऑफ साइकिल, मतलब फ्रीक्वेंसी, कितना साइकिल हो सकता है, दिस इज इक्वल टू 365 डेज डिवाइड बाय नेट साइकिल पीरियड, नंबर ऑफ साइकिल्स इन ए ईयर, एक साल में कितना साइकिल हो सकता है, तो कैसे करोगे, 365 डेज डिवाइड बाय, बोलो डिवाइड बाय क्या करोगे, नेट साइकिल पीरियड, मतलब नेट साइकिल पीरियड आया कितना, 90 डेज, तो 1 ईयर कितना, 365 डिवाइड बाय 90 करोगे तो नंबर ऑफ साइकिल्स, एंड वर्किंग कैपिटल, फाइनली वर्किंग कैपिटल, रिक्वायरमेंट, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, हमको वर्किंग कैपिटल कितना रखना होगा, ये आप फाइंड करोगे। ऑपरेटिंग कॉस्ट पर साइकिल, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट जब फाइंड करोगे तो इसमें देखोगे ऑपरेटिंग कॉस्ट पर साइकिल, एक एक साइकिल के लिए ऑपरेटिंग कॉस्ट कितना, ठीक है, ऑपरेटिंग कॉस्ट पर साइकिल, सर ये कैसे मिलेगा ना, दिस इज इक्वल टू टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट, टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट पर एनम डिवाइड बाय नंबर ऑफ साइकिल्स। बोलो, एक साल में ऑपरेटिंग कॉस्ट लगा मेरा 12 लाख और नंबर ऑफ साइकिल्स था 10, तो 12 लाख बाई 10 एक एक साइकिल का कॉस्ट हो जाएगा ना, टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट पर एनम डिवाइड बाय क्या करोगे, नंबर ऑफ साइकिल, ऊपर फाइंड किए थे नंबर ऑफ साइकिल्स,
उससे आ जाएगा ऑपरेटिंग कॉस्ट पर साइकिल। इतना ही जनरली वर्किंग कैपिटल रखना होता है, बट इसमें कुछ ऐड भी कर सकते हैं। लिखोगे एड कैश फॉर कंटिजेंसीज, कुछ कैश भी तो रखते हैं ना, कैश फॉर कंटिजेंसी, कंटिजेंसी मतलब अनसर्टेनिटी के लिए, कैश फॉर कंटिजेंसीज। क्वेश्चन में मेंशन करेगा कि इतना कंटिजेंसीज के लिए कैश मेंटेन करो, तो ऐड कर लोगे, आएगा वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, आपको वर्किंग कैपिटल कितना रखना है वो पता चल जाएगा। ठीक है, यस, ये था एक वे, वन मेथड टू कैलकुलेट वर्किंग कैपिटल। इससे क्वेश्चन सॉल्व करें, इससे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर दूसरा और मेथड सीखेंगे। क्वेश्चन अपना स्टडी मेट से, कैश फॉर कंटिजेंसीज, कंटिजेंसी अनसर्टेनिटी होता है, फॉर अनसर्टेनिटी कुछ कैश मेंटेन कर रहे हैं, तो होता है कैश फॉर कंटिजेंसी। क्वेश्चन 2, पेज इसमें डिफरेंट है, सॉरी इसमें डिफरेंट तो नहीं है, हाँ पेज 58 और नेक्स्ट शेड्यूल है स्टडी में, तो उसमें थोड़ा और आगे होगा, 58 नहीं थोड़ा बढ़ जाएगा। यस, क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2, from the following information calculate the period of operating cycle of XYZ Limited and amount of working capital requirement। तो साइकिल पीरियड फाइंड करना है ना। यस, इंफॉर्मेशन बोलो क्या दे रहे हैं, रॉ मटेरियल कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर, तो ईयरली कंजम्पशन दे दिए, फिर नेक्स्ट क्या दिए, एवरेज स्टॉक ऑफ मटेरियल, सब कुछ तो दे दिए ना। अच्छा एक चीज हम बताया नहीं, ये जो फॉर्मूला दिए थे ऑपरेटिंग साइकिल, इसमें हम लोग को ना बहुत कुछ हो सकता है कैलकुलेशन करना पड़ेगा। यहाँ बोलो क्या लिखे थे, रॉ मटेरियल कंज्यूम, पता है ना रॉ मटेरियल कंज्यूम, ओपनिंग स्टॉक एड परचेज लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल। अगेन नीचे लिखे थे वर्क्स कॉस्ट, कॉस्ट शीट याद है, फिर फैक्ट्री ओवर प्राइम कॉस्ट फाइंड करते थे, फिर फैक्ट्री ओवर जोड़ते थे, वर्क्स कॉस्ट आता था, फिर ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन ऐड करोगे तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आएगा, फिर फिनिश गुड्स ओपनिंग क्लोजिंग एडजस्ट करो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा। तो आगे कहीं पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कहीं पे कॉस्ट ऑफ सेल्स, कहीं पे क्रेडिट सेल, तो सबके लिए कॉस्ट शीट तो पहले करोगे ना, अरे कॉस्ट शीट करना होगा आपको। तो इफ रिक्वायर्ड आपको कॉस्ट शीट करना होगा, लेकिन वो रहेगा 10 नंबर पे, और यही 5 मार्क्स में दे रहे तो सारा इंफॉर्मेशन दे देगा, आप पुट करते जाओगे आ जाएगा। यस, तो क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं आप। क्वेश्चन 2, फाइंड करना था ऑपरेटिंग साइकिल, लिखो स्टेटमेंट ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड, और ब्रैकेट में डेज, ये डेज में फाइंड करेंगे। डेज एंड पर्टिकुलर्स, फर्स्ट पॉइंट, सबसे पहले क्या देखोगे, रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड है ना, तो लिखो रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड, रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड। फर्स्ट लिखो रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड, और फॉर्मूला बोलो, एक फॉर्मूला लिखोगे पुट करोगे मिलते जाएगा। तो फॉर्मूला क्या बोले थे, एवरेज स्टॉक ऑफ मटेरियल, एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल डिवाइड बाय, डिवाइड क्या करोगे, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड पर एनम
इनटू क्या करना है, यहाँ लास्ट में देखो तो नंबर ऑफ डेज बोल दिया ना 360, तो इनटू 360 डेज करोगे। अब यहाँ कैलकुलेशन दिखा दो साइड में, फिर क्वेश्चन पढ़ो लिखते जाओ। बोलो एवरेज स्टॉक ऑफ मटेरियल कितना दिए 50,000 और कंज्यूम कितना दिए थे 6 लाख और इनटू क्या हो रहा है 360, करो बताओ 30, तो ये हो गया 30 डेज, राइट। सेकेंड वन, मतलब एवरेज बेसिस आपका गोडाउन में मटेरियल्स कितना दिन रहता है 30 डेज, 1 मंथ रहता है, ठीक है ना। नेक्स्ट, तो मटेरियल्स फिर कहां भेजे, प्रोसेस में, तो सेकंड क्या लिखोगे प्रोसेसिंग पीरियड, सेकंड क्या मिलेगा आपको प्रोसेसिंग पीरियड, तो नेक्स्ट लिखो फिर प्रोसेसिंग पीरियड। प्रोसेसिंग तो WIP देखना है, एवरेज WIP फॉर्मूला क्या लिखे थे, बोलो एवरेज WIP डिवाइड बाय, दो चीज ऑप्शन दिए थे, वर्क्स कॉस्ट या WIP इन्वेंट्री कॉस्ट, है ना। इसमें क्या दे रहे देखो, WIP इन्वेंट्री दिया है ना, तो लिखो डिवाइड बाय WIP इन्वेंट्री कॉस्ट पर एनम इनटू 360 डेज। फॉर्मूला लिख के साइड में कैलकुलेशन करोगे और डेज फाइंड करते जाओगे। तो बताओ एवरेज WIP कितना दिए 30,000 और WIP इन्वेंट्री कॉस्ट कितना 5 लाख और इनटू करो 360, 22 कर लो, ठीक है। दिस इज कितना 22 डेज। थर्ड, प्रोसेस हो गया, मतलब फिनिश हो गया। अब फिनिश स्टॉक होल्डिंग पीरियड, फिनिश स्टॉक होल्डिंग पीरियड, फिनिश स्टॉक होल्डिंग पीरियड कितना दिन फिनिश गुड्स गोडाउन में रहता है। एवरेज फिनिश गुड्स, देखो एवरेज, एवरेज FG, एवरेज फिनिश गुड्स डिवाइड बाय, मैंने यहां भी दो चीज हो सकता है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड या फिनिश गुड्स इन्वेंट्री कॉस्ट, कोई भी एक लिख सकते हो। क्वेश्चन में क्या दे रहे देखो, फिनिश गुड्स इन्वेंट्री दिया, तो डिवाइड लिखो, डिवाइड बाय फिनिश गुड्स इन्वेंट्री, फिनिश गुड्स इन्वेंट्री कॉस्ट पर एनम इनटू 360 days and is equal to average finished goods कितना 40,000 डिवाइड बाय 8 लाख और इनटू 360 कितना 18, तो 18 डेज हो गया। अब बोलो फिनिश गुड्स को बेचे, बेचे तो डेटर्स का टाइम देखेंगे, बोलो क्या देखोगे डेटर्स ना, और डेटर्स के लिए दे दिया है। क्वेश्चन देखो एवरेज कलेक्शन पीरियड टू डेटर्स कितना, तो दे दिया, डायरेक्ट लिख लो क्रेडिट टू डेटर्स, फोर्थ क्रेडिट अलाउड टू डेटर्स, और यहां मेंशन कर दो गिवन, इसमें आपको डेज दे ही दिए थे, कितना डेज दिए थे 45, है ना। क्वेश्चन में डायरेक्ट, और क्रेडिट फ्रॉम क्रेडिटर्स भी दे दिए डेज। अब इन सबको जोड़ोगे क्या मिलेगा ग्रॉस साइकिल पीरियड, इन सबको जोड़ने से बोलो क्या मिलेगा ग्रॉस ऑपरेटिंग, ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड, ग्रॉस ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड सबको ऐड करो तो कितना आ रहा है 20, 30, 40, 70, 115, 115 डेज लेस, एक ही चीज लेस करते, सप्लाई क्रेडिटर्स कितना दिन दिए, एवरेज क्रेडिट पीरियड फ्रॉम क्रेडिटर्स लेस करोगे क्रेडिट अलाउड बाय क्रेडिटर्स, क्रेडिट अलाउड बाय क्रेडिटर्स
यहां भी लिख दो गिवन, ये भी आपको दे दिए थे ना, कितना दिन दिए थे 30, तो 30 माइनस कर दो, बस फाइंड हो गया आपका नेट ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। ठीक है, कितना 85 डेज। तो एक फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया आपका। एक साइकिल नेट कंप्लीट कितना दिन होता है, 85 डेज में होता है। ओके बोलो, समझ में आया ना। और इस तरह क्वेश्चन देता है तो 5 मार्क्स में देता है। और ये क्वेश्चन ना सीए में आया था, सीए इंटर में, बहुत पहले का बात है, बहुत पहले का बात है, लेकिन ये क्वेश्चन आया था। अब आ जाते हैं, हाँ बहुत पहले का बात है। अब बोलो आगे और क्या दे रहे हैं इस क्वेश्चन में, और क्या पूछा, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट भी तो पूछा ना। फिर बोलता है टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट फॉर द ईयर, दे दिए ना, बोलो कितना दिए है, 42 लाख। तो हम लोग देखते हैं वर्किंग कैपिटल कितना। अच्छा, नंबर ऑफ साइकिल कितना होगा लिख लेते। नाउ देयरफॉर नंबर ऑफ साइकिल इन अ ईयर इक्वल टू, क्या फॉर्मूला लिखे थे, यहाँ 360 लिखेंगे, 360 डिवाइड बाय नेट साइकिल पीरियड। ठीक है, 360 डेज डिवाइड बाय नेट साइकिल पीरियड कितना था, 85, डिवाइड करो, बोलो कितना रहा, फ्रैक्शन आ रहा है, फ्रैक्शन भी बोलोगे कितना रहा था, 4.2, आगे बोलो, आगे बोलो, 2359, 529, इतना टाइम्स, इतना टाइम्स। आंसर में ना 4.2 ही दे रहे हैं, क्यों हम डेसिमल ले रहे हैं, तो एक क्यों, दो थ्री भी तो ले सकते हैं, थोड़ा आंसर में चेंज होगा, मतलब गलत नहीं हो, ठीक है ना, आप गलत नहीं हो, बस कितना टाइम्स हो गया। अब देखते हैं एक एक साइकिल में कितना ना। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कितना वर्किंग कैपिटल रखना है, क्या बोले थे, तो फॉर्मूला क्या देते हैं, ऑपरेटिंग कॉस्ट पर साइकिल, लिखो ऑपरेटिंग कॉस्ट पर साइकिल, ऑपरेटिंग कॉस्ट पर साइकिल। अच्छा, ऑपरेटिंग कॉस्ट भी तो दे दिया था आपको, बोलो ऑपरेटिंग कॉस्ट दे दिया था ना, कितना दिया था ऑपरेटिंग कॉस्ट, 42 लाख है ना, 42 लाख। इसको डिवाइड करो नंबर ऑफ साइकिल्स, 4.235 है ना, 42 लाख बाय 4.235, तो इसमें हो रहा है आपका 9 लाख, 9 लाख, बोलो बोलो, 730, तो 6 लिख ले, 9,91,736, ये हो जाएगा। कुछ कैश फॉर कंटीजेंसी बोला क्वेश्चन में, बोलो है क्या, कुछ बताया क्वेश्चन में कि कैश फॉर कंटीजेंसी इतना परसेंट रखना है, नो, कुछ नहीं दिया ना, बस यही हो जाएगा आपका वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट आंसर, 9,91,730 वर्किंग कैपिटल। 99, गलत है, 42 लाख डिवाइड करो, सही है, सही है। एक क्वेश्चन में देखो, उसमें नंबर ऑफ साइकिल 4.2 दिए थे, उसके हिसाब से 10 लाख आ रहा था। अरे 4.2 डिवाइड करोगे 10 लाख ही आ जाएगा, लेकिन हम लोग फ्रैक्शन और लिए ना, तो इसीलिए ये आंसर हो जाएगा। बोलो समझ में आया, अरे समझ में आया या नहीं, ओके। इसी तरह और एक क्वेश्चन करते, क्वेश्चन 16, क्वेश्चन नंबर 16,
क्वेश्चन 16, RK company gives you the following estimated data. Average stock of materials and stores कितना 800,000. Average WIP 1200,000. Average finished goods 720,000. Average account receivable 1200. Average account payable 720. Additional information. Average raw materials consumed per day. इसमें consume per year नहीं दे रहे, per day. बस डिवाइड ही करोगे ना, आ जाएगा. सिमिलरली एवरेज WIP पर डे और डिवाइड करते जाओगे, इनटू 360 नहीं करना है. इस तरह एवरेज कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड पर डे, एवरेज क्रेडिट सेल्स पर डे. नेक्स्ट पेज देखो क्या दे रहे हो. और तो वर्किंग कैपिटल साइकिल पीरियड पूछा और एस्टिमेटेड वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट इफ एवरेज इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल इज 10,000 पर डे. अच्छा, इसमें डेली दे दिया ना, डेली तो जितना साइकिल आएगा इनटू कर लोगे, वर्किंग कैपिटल हो जाएगा. नंबर ऑफ साइकिल नहीं फाइंड करना. बोलते डेली हमको 10,000 चाहिए वर्किंग कैपिटल, तो अगर नंबर ऑफ वर्किंग कैपिटल डेज आया, ऑपरेटिंग साइकिल डेज आया 40, तो 40 इंटू 10,000 हो जाएगा ना वर्किंग कैपिटल. पर डे का दे दिया है, तो पहले साइकिल तो फाइंड करो. लिखो ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड. ये सारा 5 मार्क्स क्वेश्चन, ये सारा 5 मार्क्स क्वेश्चन. ये भी प्रोफेशनल का एग्जाम. सीयू में क्या आया था, एक क्वेश्चन लेंगे, ईयर्स का क्वेश्चन एक ही बार आया था. ठीक है, एक ही बार आया. फिर अभी करेंगे ना, समझ में आएगा, अभी करेंगे इसको. क्वेश्चन इसको कंप्लीट करते हैं. देखो फर्स्ट पार्ट क्या पूछा था, बोलो क्या पूछा था. वर्किंग कैपिटल साइकिल मतलब ऑपरेटिंग साइकिल ही है. देखो स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल साइकिल पीरियड. कुछ कंपनी का नाम दिए थे क्या, कंपनी था आरके कंपनी ऑफ कंपनी. पेज में फाइंड करना है. ओके, बोलो इसमें स्टार्ट करोगे कहां से, इधर से स्टार्ट करोगे. स्टोरेज पीरियड, रॉ मेटेरियल स्टोरेज पीरियड, रॉ मेटेरियल स्टोरेज पीरियड. बोलो फॉर्मूला क्या लिखोगे इसमें, एवरेज स्टॉक ऑफ मटेरियल्स डिवाइड बाय रॉ मटेरियल कंज्यूम पर डे. बस हो गया, इनटू नहीं करना किसी को. तो एवरेज स्टॉक ऑफ मटेरियल्स, एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल डिवाइड बाय रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड पर डे और मल्टीप्लाई क्या करोगे. अरे कुछ मल्टीप्लाई नहीं करना है ना, पर डे दे दिया था. तो बताओ एवरेज स्टॉक ऑफ मटेरियल्स कितना दिए थे, एवरेज स्टॉक ऑफ मटेरियल्स दिए थे कितना 800. 1000 छोड़ो ना, 1000 तो सब में कैंसिल करोगे. डिवाइड बाय एवरेज रॉ मटेरियल कंज्यूम पर डे कितना 40. तो 800 को 40 से डिवाइड करो, 20 डेज हो गए आपका. सेकंड, अब क्या आएगा प्रोसेसिंग पीरियड. बोलो अब क्या आएगा प्रोसेसिंग पीरियड. तो प्रोसेसिंग पीरियड का फिर फॉर्मूला क्या लिखे थे, एवरेज WIP. यहां देखो एवरेज कॉस्ट ऑफ WIP पर डे दे दिया था, तो एवरेज WIP, एवरेज स्टॉक ऑफ WIP डिवाइड बाय WIP कॉस्ट पर डे है ना.
एवरेज WIP कॉस्ट पर डे। तो बताओ WIP एवरेज कितना दिए थे? 1200 है ना, और एवरेज WIP पर डे कितना दिए? 50। तो 1200 बाई 50 24 थर्ड। अब फिनिश हो गया तो फिनिश स्टॉक होल्डिंग पीरियड, फिनिश गुड्स होल्डिंग पीरियड, फिनिश गुड्स, फिनिश गुड्स होल्डिंग पीरियड इक्वल टू एवरेज फिनिश गुड्स, एवरेज फिनिश गुड्स डिवाइड क्या करोगे? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पर डे ना, डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पर डे। तो एवरेज फिनिश गुड्स कितना रहता है? 720, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पर डे कितना दिए? 72। कितना हो गया? 10 डेज। क्या हुआ, क्या हुआ? मेरे तरह यंग बन जाओ, मेरे तरह यंग बन जाओ, तुम लोग अभी बुढ़ी हो गई हो। सोचो। ओके ओके, अब बोलो डेटर्स का टाइम देखोगे ना? देखो, क्रेडिट अलाउड टू डेटर्स, क्रेडिट अलाउड टू डेटर्स, कैलकुलेशन करोगे ना? यस, कैलकुलेशन स्टार्ट कर दो। फॉर्मूला क्या लिखोगे? एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल डिवाइड बाय क्रेडिट सेल पर डे, क्रेडिट सेल्स पर डे। यस, ट्रेड रिसीवेबल कितना दिया था? अकाउंट रिसीवेबल है ना, बोलो कितना था? 1200, और डिवाइड बाय क्रेडिट सेल पर डे 80, कितना रहे? 15 15 डेज। ओके, 15 डेज। तो इसको जोड़ लो ना, ग्रॉस आ गया, इसको जोड़ लो, ग्रॉस साइकिल पीरियड। ग्रॉस ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड कितना रहे? 69 डेज। अब इससे लेस करोगे, इससे क्या लेस करोगे? क्रेडिट अलाउड बाय सप्लायर, ठीक है, लेस क्रेडिट अलाउड बाय सप्लायर्स ऑफ रॉ मटेरियल, क्योंकि मटेरियल्स खरीदते हैं ना। यस, बोलो। तो इसमें क्या आएगा? एवरेज ट्रेड पेबल, एवरेज ट्रेड पेबल, मतलब अकाउंट्स पेबल क्वेश्चन में दे रहे हैं, डिवाइड बाय क्या आएगा? क्रेडिट परचेज, अगर परचेज नहीं है तो रॉ मटेरियल कंज्यूम। तो क्वेश्चन में क्या क्रेडिट परचेज का कुछ दिया है? हाँ, ना ना, क्रेडिट सेल का दिया था। तो क्या करेंगे? मटेरियल से तो खरीदे थे ना, तो रॉ मटेरियल कंज्यूम पार्ट ले लेंगे, कंज्यूम पार्ट डे, ठीक है। बोलो क्या लेंगे? रॉ मटेरियल कंज्यूम पार्ट डे लेंगे इसमें। मैंने बताए थे, या क्रेडिट परचेज लेंगे, नहीं तो फिर रॉ मटेरियल कंज्यूम लेंगे। तो बोलो, पेबल कितना दिया था? 720, और कंज्यूम पार्ट डे क्या था? 40, 18। तो 18 आप लेस कर दो, 69 माइनस 18 51। तो नेट साइकिल पीरियड, नेट ऑपरेटिंग
साइकिल पीरियड, यस, या नेट वर्किंग कैपिटल साइकिल पीरियड कितना मिला आपको? बोलो 51 डेज। ओके, बस ये फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। अब सेकेंड पार्ट, वर्किंग कैपिटल कितना चाहिए, ये हो गया फर्स्ट पार्ट का आंसर ना। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, इसमें हम लोग को नहीं चाहिए, नंबर ऑफ साइकिल्स नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? बोलो नंबर ऑफ साइकिल क्यों नहीं? पर डे वर्किंग कैपिटल तो बोल दिया था, तो इक्वल टू इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो? वर्किंग कैपिटल पर डे इनटू नेट साइकिल पीरियड। तो क्वेश्चन देख के थोड़ा समझना होगा। पर एनम दे रहे हैं तो साइकिल फाइंड करके करोगे, और पर डे दे दिया तो इनटू कर लेना। तो डेली अगर 10,000 लगता है, साइकिल पीरियड कितना? 51 डेज तक तो हमको रखना होगा ना। मतलब आपको कितना रुपया वर्किंग कैपिटल रखना है? 5,10,000। तो वर्किंग कैपिटल आपको रखना है 5,10,000। कैश पर कंटिजेंसी बोला ही नहीं, तो बस दिस इज योर आंसर। आंसर ये हो जाएगा। तो ए पार्ट इजी है, तो उतना टफ है क्या? नहीं, इजी है। 5 मार्क्स में इस तरह देता है। क्वेश्चन 17 ऐसा ही क्वेश्चन है, आप लोग कर लोगे? अरे क्वेश्चन 17 ऐसा ही क्वेश्चन, इसको कर लोगे ना? तो आप पीछे ईयर्स का क्वेश्चन देखते हैं। पीछे ईयर्स का क्वेश्चन एक आया था, वो है इसमें। एक बार नहीं, 2-3 बार आया, लेकिन लेटेस्ट जो क्वेश्चन कब आया था बता रहा हूं, 18 जनवरी। यस, पेज 101। और ईयर वाइज देखोगे तो कौन सा ईयर का है ये आया था 2018 ऑनर्स में। क्वेश्चन 7, क्वेश्चन नंबर 7 ग्रुप बी फर्स्ट क्वेश्चन भी था, वर्किंग कैपिटल और करके दिए थे इसमें, और करके था, ठीक है। देखो 7A 2018 ऑनर्स, क्वेश्चन 7A। इसमें ना कुछ थ्योरी ऐड कर दिए, ऐड करके टोटल था क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन क्या दिए थे, मिल गया सबको क्वेश्चन? पेज 101, क्वेश्चन 7A। The following information is provided by X Limited for the year March 17. रॉ मेटेरियल स्टोरेज पीरियड, ये तो पीरियड सब दे दिए, मतलब इसमें कैलकुलेशन कुछ नहीं करना है। सारा पीरियड दे दिए, जोड़ो माइनस करो, नेट आ जाएगा, है ना। फिर बोल दिया WIP कन्वर्सन पीरियड, फिर फिनिश गुड स्टोरेज पीरियड, डेप्ट कलेक्शन पीरियड, डेटर्स पीरियड, क्रेडिटर्स पीरियड दे दिए ना, तो एडलेस करो, साइकिल पीरियड आ जाएगा। फिर बोल रहे हैं एवरेज सॉरी एनुअल कैश कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन, मतलब ऑपरेटिंग कॉस्ट एनुअली कितना लगता है? 18 लाख। तो यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड 3 मार्क्स के लिए, नंबर ऑफ साइकिल्स इन ईयर। अरे सोचो, नंबर ऑफ साइकिल 3 नंबर दिए, नंबर ऑफ साइकिल क्या? टोटल ईयर्स डिवाइड बाय साइकिल पीरियड करोगे तो आ जाएगा ना। उसके लिए 3 नंबर, साइकिल पीरियड कैलकुलेशन के लिए 3 नंबर। मतलब माथा खराब है इन लोग का। और फिर बी पार्ट में आ जाओ। बी पार्ट क्या बोल रहे हैं? बट why are both gross concept of working capital, net working capital, useful working capital? ये थ्योरी पार्ट है, आपको 6 मार्क्स का प्रैक्टिकल दिया था, ठीक है ना। ये आपका ये थ्योरी पोर्शन ऐड कर दिए थे। तो सॉल्व करो, तो सॉल्व करो, सॉल्व करो, सॉल्व इट। इसको सॉल्व करो, अरे अभी सॉल्व करो इसको।
फर्स्ट पार्ट आपसे पूछा क्या, ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड है ना। ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। ऑब्वियसली डेज में, और ये सारा सब कुछ कैलकुलेशन करके दे दिए थे। तो बोलो स्टोरेज पीरियड कितना, रॉ मेटेरियल स्टोरेज पीरियड ये कितना दिए थे, 45 डेज। सेकंड, प्रोसेसिंग पीरियड क्या दिया है, एक ही बात है, कन्वर्ट हो रहे हैं ना, फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्सन दैट इज डब्ल्यूआईपी, कन्वर्सन पीरियड, प्रोसेसिंग पीरियड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेम थिंग। कन्वर्सन पीरियड कितना दिए, 18। ऊपर डेज लिखे, बार बार डेज नहीं लिखोगे। फिनिश गुड स्टोरेज, एफजी फिनिश गुड स्टोरेज पीरियड कितना, 22 डेज। अब क्रेडिट टू डेटर्स, डेट कलेक्शन पीरियड दिए थे ना, एक ही बात है, लिखो कि क्रेडिट अलाउड टू डेटर्स कितना दिन, 30। एड देम, ग्रॉस साइकिल पीरियड, ग्रॉस ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड कितना है आपका, 120, 115। लेस, अब लेस क्या करोगे, क्रेडिट अलाउड बाय क्रेडिटर्स, क्रेडिट अलाउड बाय क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड दिए ना, कितना दिन, 55 डेज। वाह, क्रेडिटर्स इतना दिन टाइम दे दी। 115 में से 55 लेस करो, 60 डेज। तो नेट साइकिल पीरियड, नेट ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड, तो आपको मिल गया आपका नेट ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। ओके। नाउ इसमें और क्या पूछा था, नंबर ऑफ साइकिल्स है ना। अच्छा, इसमें वर्किंग कैपिटल तो पूछा ही नहीं, आपसे सिर्फ साइकिल पीरियड पूछा और नंबर ऑफ साइकिल्स पूछा, यही तो दो पूछा ना। बी पट देखो, नंबर ऑफ साइकिल्स इन अ ईयर, तो नंबर ऑफ साइकिल के लिए क्या करोगे, बोलो क्या करोगे। 1 ईयर 360 बोल दिया था, 1 ईयर ब्रैकेट में 360 दे दिया था, तो 360 डिवाइड बाय कितना, 60, 6 हो गया ना, 6 टाइम्स, मतलब एक साल में 6 बार साइकिल होता है। ठीक है, एक साल में कितना साइकिल होता है, 6 साइकिल। तो बस बस हो गया आपका। तो सोचो, फर्स्ट के लिए 3 नंबर, सेकेंड के लिए भी 3 नंबर, 6 नंबर। ओके, अरे ये आया था या नहीं, ये तो आया था, ऐसा नहीं आएगा। अरे 5 मार्क्स में तो दे सकता है ना, 5 मार्क्स में तो दे सकता है। ओके, क्या पूछना है बोलो। हाँ 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 हाँ, अरे नीचे कैसे भी करो, अलग से दिखा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, ए बी आंसर हो गया। ओके नेक्स्ट, अब आ जाता है नेक्स्ट मेथड। मेथड, फर्स्ट मेथड क्या बोले थे,
एक मिनट बोलो, फास्ट मेथड का नाम क्या बोले थे? बैलेंस्ड अप्रोच। अरे फास्ट मेथड का नाम क्या बोले थे? सब सुनता नहीं है लोग, सब अपना अपना कहानी बोलोगे थोड़ी देर बाद। फास्ट मेथड क्या बोले थे? बैलेंस्ड अप्रोच। उसमें क्या लिखे थे? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। इतना में तो नहीं, एक्चुअली इसमें रेशियो दे देगा आपको। याद करो, हम लोग रेशियो एनालिसिस कर रहे थे। करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटी, स्टॉक टर्नओवर एटसेट्रा, सब रेशियो से क्या फाइंड कर रहे थे? एसेट्स लायबिलिटी फाइंड कर रहे थे ना। तो उस तरह फाइंड कर लोगे स्टॉक, डेटर्स, कैश। तो फाइंड करने के बाद करंट एसेट्स लेस करंट लायबिलिटी क्या मिलेगा? वर्किंग कैपिटल। वो आपका बैलेंस शीट अप्रोच हो गया। मतलब यू हैव टू फाइंड ईच एंड एवरी items of current assets and current liability, और आफ्टर दैट करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, ये करोगे। तो हम लोग ऑलरेडी किसमें सीख चुके? रेशियो में तो कैलकुलेशन सीख चुके ना। बस उसके हिसाब से वर्किंग कैपिटल करोगे। उसमें तो वर्किंग कैपिटल भी तो किए थे। अरे करंट रेशियो के लिए तो किए थे ना, करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी, तो वो सब ऑलरेडी हो चुका था। तो अब लोग अब क्या सीखेंगे? थर्ड मेथड। अभी थर्ड मेथड में आ रहा है ना। सेकेंड मेथड का डिटेल्स हो गया, फर्स्ट मेथड में डिटेल्स इसीलिए नहीं दिए थे, वो तो रेशियो से करना है। ओके, थर्ड मेथड आ रहा है बाय इसमें लिखो एक्टिविटी ब्लॉक पीरियड। इसमें आएगा नेट ब्लॉक, ग्रॉस ब्लॉक, इस तरह कुछ बोलते हैं। क्या होता है ब्लॉक? एक्टिविटी ब्लॉक। स्टेप वन। और क्वेश्चन 90% इस मेथड से आएगा। 90% इस मेथड से क्वेश्चन देगा, 10 मार्क्स। ओके, अभी जो सीखेंगे उससे आएगा। फर्स्ट स्टेप, फाइंड करोगे कॉस्ट पर यूनिट। क्या फाइंड करोगे? एक एक यूनिट का कॉस्ट कितना लगता है, एंड कॉस्ट इट एज पर टाइम लैग। सर इसका मतलब क्या? फाइंड करोगे कॉस्ट पर यूनिट एंड कॉस्ट इट एज पर टाइम लैग, मतलब ये जो सर पीरियड फाइंड कर रहे थे ना, प्रोसेसिंग पीरियड, कितना डेज, सब डेज में दे दिया तो डेली कॉस्ट शीट करोगे। तो अगर मंथ में दे दिया तो मंथली कॉस्ट शीट करोगे। वीक्स में दे दिया तो वीकली कॉस्ट शीट करोगे। यू शुड प्रिपेयर कॉस्ट शीट आइदर डेली और मंथली और वीकली एज पर टाइम लैग। टाइम लैग मतलब ड्यूरेशन, कितना दिन टाइम ले रहे हैं। तो टाइम लैग डेज में दे दिया सब, तो क्या करोगे? डेली कॉस्ट शीट करोगे, एक दिन का कॉस्ट शीट करोगे। और टाइम लैग अगर क्वार्टरली दे दिए तो क्वार्टरली करोगे। बट क्वार्टरली नहीं देगा, आपको करना होगा या डेज या मंथ या वीक, इस बेसिस पे। और इस कॉस्ट शीट में ना, पूरा कॉस्ट शीट जो करते थे, याद करो, रॉ मटेरियल, एड वेजेस, प्राइम कॉस्ट, एड फैक्ट्री ओवरहेड, वर्क्स कॉस्ट, फिर ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ना, इतना कुछ नहीं। इसमें कैसे करोगे? लिखो मटेरियल्स कॉस्ट, दैट इज इक्वल टू यूनिट्स मल्टीप्लाइड units produced and sold multiplied by raw material per unit, units produced and sold multiplied by raw material per unit.
एक एक यूनिट के लिए मटेरियल्स कॉस्ट कितना लगेगा। मान लो हम डेली डेली रॉ मटेरियल्स पर यूनिट, मतलब रॉ मटेरियल्स का कॉस्ट पर यूनिट कितना लगता है। यूनिट्स प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड, ठीक है, यूनिट्स प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड मल्टीप्लाई क्या करोगे, रॉ मटेरियल्स पर यूनिट। ऊपर फाइंड किया था ना, फाइंड कॉस्ट पर यूनिट, इसके बाद कॉस्ट शीट कर रहे हैं, तो रॉ मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट कितना इनटू कर लो। मतलब डेली हम प्रोडक्शन करते हैं 1000 यूनिट, डेली प्रोडक्शन करते हैं 1000 यूनिट, और एक यूनिट के लिए 10 रुपया का मटेरियल लगता है, 1000 इंटू 10 10,000 हो जाएगा। एड वेजेस कॉस्ट या लेबर कॉस्ट, वेजेस कॉस्ट या लेबर कॉस्ट, वही यूनिट्स प्रोड्यूस्ड और सोल्ड मल्टीप्लाइड बाय वेजेस पर यूनिट। वेजेस कॉस्ट इक्वल टू यूनिट्स प्रोड्यूस्ड और सोल्ड मल्टीप्लाई क्या करोगे, वेजेस पर यूनिट। इसमें प्राइम कॉस्ट स्ट्रक्चर नहीं शो करना है। एड ओवरहेड, ओवरहेड पर यूनिट, सॉरी ओवरहेड कॉस्ट लिखो, ओवरहेड कॉस्ट दिस इज इक्वल टू यूनिट्स प्रोड्यूस्ड और सोल्ड इनटू ओवरहेड पर यूनिट। ओवरहेड पर यूनिट, तो ये सबको जोड़ लोगे टोटल कॉस्ट, क्या मिलेगा आपको, टोटल कॉस्ट। और इसमें फिर ऐड कर लोगे प्रॉफिट, प्रॉफिट ऐड कर लोगे तो क्या मिलेगा, सेल्स। अरे प्रॉफिट ऐड करोगे क्या मिलेगा आपको, सेल्स। अगर एक कॉस्ट शीट एक दिन का करे तो डेली सेल्स कितना, डेली मटेरियल्स कितना लगता है, डेली वेजेस कितना लगता है, सब मिल जाएगा। हाँ, कभी कभी ओवरहेड में ना फिक्स्ड और वेरिएबल ही अलग कर सकता है। अदरवाइज क्या करोगे, मटेरियल्स वेजेस ओवरहेड सब जोड़ लो, जोड़ने से क्या मिलेगा, टोटल कॉस्ट, और प्रॉफिट ऐड कर लोगे तो क्या मिलेगा, सेल्स प्राइस। यस, नो यहाँ कुछ फिर पॉइंट लिखो, पॉइंट लिखो। डेप्रिसिएशन एंड नॉन कैश expenses should be excluded। Depreciation and non-cash expenses should be, क्योंकि ये जो फैक्ट्री ओवरहेड उसमें तो डिप्रिसिएशन भी आता है, डिप्रिसिएशन भी तो आता है ना, लेकिन डिप्रिसिएशन के लिए किसी को कैश देना पड़ता है, नो। तो हमको वेजेस देना पड़ेगा, ओवरहेड देना पड़ेगा, सैलरी भी देना पड़ेगा, रेंट भी देना पड़ेगा, तो उसके लिए तो कैश रखोगे ना। वर्किंग कैपिटल के लिए कैश कितना रखोगे, जरूरत है, तो डिप्रिसिएशन के लिए कैश तो नहीं रखना होता है, तो इसलिए नॉन कैश एक्सपेंसेस कहीं पे ओवरहेड भी होगा ऑब्वियसली, तो उस अगर कहीं पे इंक्लूड है तो उसको क्या करोगे, एक्सक्लूड कर दोगे वर्किंग कैपिटल के लिए, राइट। नो, तो फर्स्ट स्टेप ए करोगे, क्या फाइंड करोगे, कॉस्ट शीट प्रिपेयर करोगे, मंथली तो मंथली कॉस्ट शीट, वीकली कॉस्ट शीट या डेली कॉस्ट शीट। अब स्टेप टू, स्टेप टू हम लोग अब करेंगे स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ कंपनी, स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ कंपनी में, और ये टेबल ना डिफरेंट बुक में डिफरेंट फॉर्म में दिया है, लेकिन आप कोई एक फॉलो करो, डिफरेंट बुक में डिफरेंट वे से दिया है बट आंसर वही आएगा, तो आप कोई भी एक फॉलो करोगे। लेट मी कंप्लीट, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स,
कॉस्ट पर टाइम लैग, इसमें टाइम लैग टोटल नेट। ध्यान दो क्या लिखे, सीरियल नंबर पर्टिकुलर्स, कॉस्ट पर टाइम लैग, ऊपर जो कॉस्ट सेट किए थे ना उससे पर टाइम लैग कॉस्ट कॉस्ट मिल जाएगा। इसके बाद टाइम लैग तो मंथ्स है या डेज है, और डेज तो डेज में करोगे, वीक्स तो वीक्स, मंथ तो मंथ, और दोनों को इनटू करोगे प्रोडक्ट टोटल आ जाएगा, और टोटल के बाद एक नेट कॉलम में लिखते जाएंगे। ओके यस। वन हेड लिखो करंट एसेट्स, फर्स्ट हेड क्या आएगा आपका, वर्किंग कैपिटल के करंट एसेट्स लेस करंट लायबिलिटी। तो करंट एसेट्स स्टार्ट करो आप, ए स्टॉक ऑफ रॉ मेटेरियल, फर्स्ट क्या है आपका स्टॉक ऑफ मटेरियल। तो कैसे फाइंड करोगे, ये कॉस्ट शीट किए थे ना, बोलो यहाँ मटेरियल्स कॉस्ट मिला था आपको, ये जो मटेरियल्स कॉस्ट, ये जो मटेरियल्स कॉस्ट मिला था, अगर एक टाइम लैग एक दिन का कॉस्ट शीट तो पर डे मटेरियल कंज्यूम मिल गया आपको, तो पर डे मान लो 10,000 आया था, तो वो हम लिख लेंगे कॉस्ट पर टाइम लैग कितना 10,000, ठीक है ना। ना मटेरियल स्टोरेज पीरियड अभी कैलकुलेशन किए थे ना ऑपरेटिंग साइकिल में, स्टोरेज पीरियड मान लो 15 डेज, तो अगर डेली 10,000 कंज्यूम होता है तो 15 डेज में कितना कटे, टाइम लैग में कितना लगेगा 15 डेज, तो 10,000 इंटू 15 करोगे टोटल आ जाएगा, समझ में आ रहा ना। तो स्टॉक ऑफ मटेरियल्स मिलेंगे इस तरह। तो कैसे करोगे, यहां लिखो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आरएमसी एज पर कॉस्ट शीट, जो कॉस्ट शीट किए थे ना उसमें कितना कंज्यूम आया था, और इसमें स्टोरेज पीरियड, रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड फाइंड किए थे ना, तो आपको दे देगा क्वेश्चन में, तो इनटू करोगे, बोलो इनटू करने से क्या मिलेगा, टोटल रॉ मटेरियल स्टॉक, है ना। तो ये आ गया रॉ मटेरियल स्टॉक। अच्छा हम इसको एक बार इस तरह देखते, इससे पहले हम लोग टाइम लैग फाइंड कर रहे थे ना, बोलो ये कैसे किए थे, एवरेज स्टॉक ऑफ मटेरियल बाय रॉ मटेरियल कंज्यूम, ये डेज आया था, तो रॉ मटेरियल जो स्टॉक था वही तो करंट एसेट्स होता है, अरे स्टॉक ऑफ मटेरियल से तो करंट एसेट्स, तो एवरेज कंज्यूम पर डे कितना 40, इनटू करोगे 20, तो 800 रॉ मटेरियल स्टॉक आ जाएगा ना, तो स्टॉक ऑफ मटेरियल से तो करंट एसेट्स होता है, तो करंट एसेट्स मिल जाएगा आपको, क्लियर है ना। तो वही चीज इसमें लिखे टेबल वाइज, तो रॉ मटेरियल स्टॉक ऑफ मटेरियल्स, तो रॉ मटेरियल कंज्यूम कितना आया था, और एज पर कॉस्ट शीट उसमें टाइम लैग इनटू करोगे, आ जाएगा क्या टोटल, बोलो बोलो, अरे टोटल स्टॉक ऑफ मटेरियल, ये मिल गया आपको। ओके अब इसमें अंडरलाइन करोगे, और जो टोटल उसी को आउटर कॉलम लोगे नेट कॉलम में, ठीक है। बी तो आपका रॉ मटेरियल हो गया, फिर स्टॉक ऑफ डब्ल्यूआईपी, स्टॉक ऑफ डब्ल्यूआईपी मतलब सेमी फिनिश्ड गुड्स, स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस क्या होता है, सेमी फिनिश्ड पार्टली फिनिश्ड, तो बस यहाँ एक प्रॉब्लम है, कितना फिनिश्ड है, सेमी फिनिश्ड मतलब क्या पूरा फिनिश नहीं है, आधा फिनिश्ड या कितना, तो एक डिग्री लिया जाता है, डिग्री ऑफ कंप्लीशन, कितना लेंगे, क्वेश्चन में कुछ नहीं देने से मटेरियल्स को लेंगे 100%, और ओवरहेड या वेजेस कितना लेंगे 50%, कितना फिनिश्ड है, बोलो कितना फिनिश्ड, मटेरियल्स क्या लेंगे 100%, वेजेस और ओवरहेड कितना लेंगे 50%, और अगर बोल दिए कि मटेरियल्स का 80% लेना, वेजेस 60%, ओवरहेड 50, तो उसके हिसाब से लोगे, ऑलवेज डब्ल्यूआईपी में देखोगे, तो इसमें देखेंगे डब्ल्यूआईपी में सेमी फिनिश गुड्स, इसमें क्या क्या इंक्लूड है बोलो, मटेरियल्स भी है, वेजेस भी है, ओवरहेड भी तो है ना, तो तीनों चीज इसमें देखेंगे, एक रॉ मटेरियल्स,
इस WIP में रॉ मेटेरियल्स कितना, यहाँ कितना लेंगे डिग्री 100%, ये डिग्री ऑफ कंप्लीशन बोलते हैं इसको, कितना परसेंट वर्क कंप्लीट हो गया। तो क्वेश्चन में नहीं देने से क्या लेंगे, वही हम दे रहे हैं, कितना लेंगे इसमें 100%। तो जो कंज्यूम आया था ना, जो कॉस्ट शीट में रॉ मेटेरियल कंज्यूम आया था उतना ही लिख लेंगे। नाउ अब यहां मल्टीप्लाई करोगे प्रोसेसिंग पीरियड, क्या मल्टीप्लाई करोगे, प्रोसेसिंग पीरियड, बट सिर्फ रॉ मेटेरियल में नहीं, इसमें दूसरा भी वेजेस, बट यहां डिग्री लेंगे कितना 50%, मतलब 50% ऑफ वेजेस लेंगे। जो कॉस्ट शीट में वेजेस आया था उसका कितना कर लेंगे, बोलो। जैसे ऊपर कॉस्ट शीट किए थे पर डे, इसमें वेजेस आया था 8,000, मान लेते 8,000 आया, 8,000 तो फिनिश के लिए आ रहा था ना, फिनिश करो इसके लिए, तो इसका 8,000 का कितना कर लेंगे 50%, 4,000 कर लेंगे। प्रोसेसिंग पीरियड ही इंटू करेंगे, तो प्रोसेस में है ना, प्रोसेसिंग पीरियड सब में इंटू करोगे। फिर ओवरहेड, ओवरहेड इसमें भी डिग्री कितना लेंगे 50%, तो 50% ऑफ ओवरहेड, जो कॉस्ट शीट में ओवरहेड फाइंड किए तो उसका भी 50% कर लेंगे, ठीक है ना। और इन तीनों में मल्टीप्लाई क्या करोगे, प्रोसेसिंग पीरियड, तो रॉ मटेरियल से प्रोसेसिंग पीरियड इंटू करो, वेजेस से प्रोसेसिंग पीरियड, फिर ओवरहेड में प्रोसेसिंग पीरियड। अब ये टोटल, ये तीनों को जोड़ो फाइनल कॉलम में लिख दो, ये जो टोटल तीनों ऐड करके फाइनल कॉलम मिल जाएगा आपको WIP स्टॉक। ओके, नेक्स्ट थर्ड फिनिश गुड्स, पहले रॉ मटेरियल्स था, फिर WIP हो गया, फिर क्या आएगा फिनिश गुड्स, तो लिखो स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। अब बोलो फिनिश्ड हो गया ना, बोलो फिनिश्ड हो गया, तो फिनिश्ड हो गया मतलब 100% सबका डिग्री, तभी तो 100% लग गया ना। तो इसमें भी आएगा, इस फिनिश गुड्स में कितना मटेरियल्स है, कितना वेजेस है और कितना ओवरहेड है। तो फिनिश गुड्स में भी देखेंगे इसमें रॉ मटेरियल्स कितना है, फिर इसमें वेजेस कितना है और ओवरहेड कितना है। ओके, और अमाउंट किसका लिखेंगे, कॉस्ट शीट में कितना तो लिखते जाएंगे, तो इसमें लिखेंगे रॉ मटेरियल कंज्यूम, जो कॉस्ट शीट का रॉ मटेरियल कंज्यूम आया, और टोटल वेजेस और ओवरहेड। ओके, ये कहां से मिलेगा, इसी कॉस्ट शीट से, इसमें रॉ मटेरियल कितना था, वेजेस कितना था, ओवरहेड कितना था, ठीक है, वो वही सारा लिख लो। और इसमें आएगा, बोलो फिनिश गुड्स ना, फिनिश स्टॉक होल्डिंग पीरियड, इसमें क्या आएगा आपका, मल्टीप्लाई क्या करोगे, फिनिश स्टॉक फिनिश गुड्स होल्डिंग पीरियड, पीरियड से इनटू करो, बस सबका टोटल मिल जाएगा आपको, राइट। अब फाइनल कॉलम फिर जोड़ लो, मिल गया आपको फिनिश गुड्स, क्या मिल गया आपको फिनिश गुड्स। अब फिनिश गुड्स हो गया, आप बेचोगे, बेचोगे तो क्या आएगा, डेटर्स आएगा ना, कंटिन्यू, नेक्स्ट फाइंड करोगे डेटर्स नेक्स्ट फाइंड करोगे सी, देखो डेटर्स, अब डेटर्स को क्या चीज बेचे, बोलो फिनिश गुड्स बेचे, तो फिनिश गुड्स बनाने के लिए तो मटेरियल्स भी लगा था, लेबर चार्जेस भी लगा था, ओवरहेड भी लगा था, प्लस प्रॉफिट भी ऐड किए थे, तो डेटर्स में ये चारों एलिमेंट आएगा जो कॉस्ट शीट किए थे। इसमें क्या आएगा, रॉ मटेरियल्स, है ना, जो डेटर्स को जो बेचे, फिनिश गुड्स तो बेचे, उसको प्रोडक्शन करने में रॉ मटेरियल्स लगा था, तो मतलब डेटर्स में कितना मटेरियल्स इंक्लूड है वो भी देखेंगे। डेटर्स को जो बेचे फिनिश गुड्स, उसमें वेजेस कितना है वो भी देखेंगे। डेटर्स को जो बेचे उसमें ओवरहेड कितना था, बोलो वो भी देखोगे ना। और डेटर्स को बेचे तो प्रॉफिट जोड़ के बेचे थे, प्रॉफिट भी तो ऐड किए थे, तो उसमें प्रॉफिट कितना था, एज पर कॉस्ट शीट
कितना मटेरियल कंज्यूम आया था, कितना ओएजेस, कितना ओवरहेड, कितना प्रॉफिट, सब जोड़ लो। समझ में आ रहा है? कॉस्ट शीट का वैल्यू फर्स्ट कॉलम में लिख लोगे। अब डेटर्स को क्या टाइम दिए थे, क्रेडिट अलाउड टू डेटर्स, वो मल्टीप्लाई करोगे तो टाइम लैग में लिखोगे क्रेडिट टू डेटर्स, क्रेडिट टू डेटर्स। समझ में आया? और मल्टीप्लाई करोगे तो डेटर्स में कितना मटेरियल्स है, कितना लेबर है, कितना ओवरहेड है, कितना प्रॉफिट है, ये सारा मिल जाएगा। टोटल आ गया ना, बट फाइनल कॉलम में अभी नहीं लिखना, टोटल आ गया। बोलो समझ में आया? नाउ ऑलवेज सारा सामान क्रेडिट में नहीं, कुछ कैश सेल भी तो हो सकता है। अरे टोटल सेल में से एक पार्ट कैश सेल है, तो कैश सेल्स तो डेटर्स नहीं आएगा ना, ओनली क्रेडिट सेल में डेटर्स होता है। तो इफ एनी कैश सेल्स आर देयर तो लेस कर दोगे कैश सेल्स। ये टोटली क्रेडिट एजम्पशन लेके हो रहा था, और उसमें से कुछ कैश है, लेस कर दोगे कैश सेल्स सर्टेन परसेंटेज ऑफ टोटल। तो बोल दिया 20% कैश सेल्स होता है, जो टोटल आया था इसका 20% लेस कर दो, फाइनल कॉलम में लिख दो। ओके, अगर बोल दिया 40% कैश सेल्स तो 40% लेस कर दो, तो रिमेनिंग क्या आ जाएगा, क्रेडिट, तो डेटर्स आ जाएगा। हाँ क्वेश्चन में बोलेगा तो, नहीं तो ऑलवेज एजम्पशन लोगे क्रेडिट सेल्स। ठीक है, यस। तो डेटर्स भी आ गया ना, तो टोटल तो हो गया, बट इसमें कुछ और ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे कि करंट एसेट्स में कैश भी तो आता है, बोलो कैश भी आएगा ना, कैश एंड बैंक। बोल दिया कैश टू बी मेंटेन, तो ये गिवन, ये आपको दिया जाएगा क्वेश्चन में कितना कैश रखना है, तो ऐड कर लोगे तो क्या आएगा, टोटल करंट एसेट्स, टोटल सी ए, दैट इज टोटल करंट एसेट्स। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, अंडरलाइन कर दो। ए था रॉ मेटेरियल स्टॉक, बी था डब्ल्यूआईपी स्टॉक, सी था क्या फिनिश गुड स्टॉक, डी क्या था डेटर्स और कैश। ये सबको जोड़ लोगे तो क्या मिलेगा आपको, टोटल करंट एसेट्स। अब इससे करंट लायबिलिटी और फाइंड करना होगा। नाउ कंटिन्यू, सेकेंड हेड लिखो करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी पॉइंट ए। फिर इसमें तो लायबिलिटी क्या, क्रेडिटर्स से खरीदे थे मटेरियल्स, आएगा ना क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स फॉर मटेरियल, क्रेडिटर्स फॉर रॉ मटेरियल, तो फर्स्ट कॉलम में लिख लो रॉ मटेरियल कंज्यूम, आरएमसी, रॉ मटेरियल तो खरीदे थे। और टाइम में क्या आएगा, बोलो टाइम लैग में क्या आएगा, क्रेडिट अलाउड बाय क्रेडिटर्स। डेटर्स को जैसे टाइम दिए थे, क्रेडिटर्स भी तो टाइम दिया ना, तो टाइम में लिखो क्रेडिट टू बाय क्रेडिटर्स, क्रेडिट बाय क्रेडिटर्स, और इनटू करो टोटल। रॉ मटेरियल कंज्यूम मान लो 10,000 करके होता है, क्रेडिटर्स अलाउ किए थे 20 डेज, 10,000 इंटू 20 हो जाएगा ना, टोटल आ गया। अगेन जैसे सेल्स में कुछ कैश सेल्स था, इसी तरह परचेज में भी तो कुछ कैश परचेज हो सकता है। अरे क्रेडिट में खरीदेंगे तभी तो क्रेडिटर्स, और कैश में खरीद लिए तो क्रेडिटर्स हो ही नहीं सकता है। तो कैश परचेज कुछ दिया तो लेस करोगे, इससे लेस क्या करोगे, कैश परचेज परसेंटेज ऑन टोटल। अगर मेंशन कर रहे हैं कि कैश परचेज है तभी आप माइनस करोगे, नहीं तो क्रेडिट मानोगे। इससे डेटर्स में भी कैश सेल्स था तभी ना माइनस किए थे, तो इसी तरह क्रेडिटर्स में कैश परचेज है तो माइनस करोगे तो क्रेडिटर्स आ जाएगा। कैश परचेज 13% बोल दिया, 30% कैश परचेज होता है, जो टोटल आया था उसका 30% लेस कर दो, आउट ऑफ कॉलम लिख दो। अब आउटस्टैंडिंग वेजेस, वेजेस आउटस्टैंडिंग, वेजेस भी तो पे करना बाकी, आउटस्टैंडिंग आएगा ना, तो आउटस्टैंडिंग वेजेस, तो इसमें वेजेस टोटल कॉलम में वेजेस
और टाइम लैग लिख लोगे। ओके, नाउ यहां लिखो टाइम लैग फॉर वेजेस, टाइम लैग LAG, टाइम लैग फॉर वेजेस, मतलब टाइम लैग मतलब ड्यू, ड्यू पीरियड, कितना दिन का ड्यू है, हाफ मंथ्स ड्यू या कितना डेज ड्यू, वो बोल देगा आपको। और इनटू करोगे तो क्या मिलेगा, वेजेस आउटस्टैंडिंग, ठीक है, आउट ऑफ कॉलम कर लो। और थर्ड, आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग ओवरहेड, ओवरहेड में भी तो आउटस्टैंडिंग हो सकता है, तो इसमें ओवरहेड एज पर कॉस्ट शीट लिखोगे। और टाइम लैग फॉर ओवरहेड, टाइम लैग फॉर ओवरहेड, और इनटू करो, आउट ऑफ कॉलम कर लो, बस। लाइबिलिटी में ये तीन आ सकता है। तो क्या क्या लाइबिलिटीज है, एक तो क्रेडिटर्स फॉर मटेरियल, सेकंड आपका आउटस्टैंडिंग वेजेस, और क्या आपका, बोलो बोलो, आउटस्टैंडिंग ओवरहेड। नाउ जैसे कैसेट बैंक था, अगर बैंक ओवरड्राफ्ट दे रहे तो फिर लाइबिलिटी में कर लोगे ना। जैसे बैंक बैलेंस तो एसेट्स में लिखे थे, एक्चुअली बैंक लिख लिया इसलिए ओवरड्राफ्ट हम नहीं लिख रहे। तो बट अगर दे देगा तो ऑब्वियसली जोड़ोगे। यस, टोटल करंट लाइबिलिटी, टोटल करंट लाइबिलिटी दैट इज A प्लस B प्लस, ये तीन आइटम से कंप्लीट हो गया आपका। देयरफॉर थर्ड, वर्किंग कैपिटल, तो वर्किंग कैपिटल बोलो क्या होगा, 1 - 2, 1 - तो फाइनल कॉलम में जो करंट एसेट्स था उससे करंट लायबिलिटी अब माइनस कर दो, बस मिल गया आपको वर्किंग कैपिटल। ओके, और बस इसी मेथड से ही क्वेश्चन मैक्सिमम आपसे पूछा जाएगा, बट इसका टेबल हम जैसे किए कुछ और बुक में और वैसे मिल सकता है, ठीक है। तो इससे हम लोग नेक्स्ट डे प्रैक्टिस करेंगे, नेक्स्ट डे इस पार्ट से प्रैक्टिस करेंगे, और यही ज्यादा प्रैक्टिस करना है आपको। ओके, तो आज हम लोग स्टार्ट कर दिए एक और चैप्टर, दैट इज